This is R.K. Shukla, Senior Zoology Faculty, ex-faculty of Aakash and nowadays working with Top Institute of Kota। तो बच्चे, जैसे आप लोगों को मालूम है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें 3 लेक्चर हम ले चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बात किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बाद हमने बात किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हमने बात किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये 4th लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं oogenesis के बारे में। ठीक है, तो oogenesis में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ oogenesis, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अब देखो, oogenesis को हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा कई सारी कैटेगरी में। सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर बर्थ, क्योंकि oogenesis का इनिशिएशन कहाँ होता है? बर्थ के पहले होता है। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे बर्थ टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना। तो बर्थ से लेकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, दिस इज बर्थ टू प्यूबर्टी, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। उसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जहां स्टार्ट हो जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैं बिफोर बर्थ के बारे में बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte यहां पर होगा, और बर्थ टू प्यूबर्टी के बारे में बात करूं तो ज्यादातर जो प्राइमरी oocyte जो है बर्थ के पहले बना था, उसका डिजनरेशन हो जाएगा, एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। और उसके बाद फिर आफ्टर प्यूबर्टी की हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte होगा, और सेकेंडरी oocyte के बाद का डेवलपमेंट होगा, जिससे फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा। ये पूरा डिस्कशन 12th की एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, जैसा उसमें दिया हुआ है उसको हम लोग वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में? oogenesis बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले oogenesis कहां तक होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को आप याद करो। देखो, oogenesis की हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह उसमें भी कितना स्टेप होगा? सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन फेज, उसके बाद क्या होगा? ग्रोथ फेज, और फाइनली होगा मैच्योरेशन फेज। गॉट इट दिस पॉइंट? और मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ 2 मिलियन oogonia ओवम मदर सेल ईच ओवरी। याद रखना, प्रत्येक ओवरी में लगभग 2 मिलियन मतलब 20 लाख oogonia और ओवम मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद क्या होगा? oogonia और ओवम मदर सेल का साइज बढ़ेगा, जिससे क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, और ये कहां पर होगा? ये ग्रोथ फेज में होगा, इस बात को याद रखना। और उसके बाद मैच्योरेशन फेज आएगा, और मैच्योरेशन फेज में बिफोर बर्थ क्या होगा? प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट का इनिशिएशन भर कर पाएगा। याद रखना, पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, पूरा डेवलपमेंट बाद में होगा। तो क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट का इनिशिएशन होगा, और प्रोफेज फर्स्ट में जाकर ये अरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइमरी oocyte। इसका मतलब जब बर्थ होता है तो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन द फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, मतलब मियोसिस फर्स्ट आरंभ हुआ, उसका पहला स्टेप आया प्रोफेज फर्स्ट, और उसके बाद ये अरेस्ट हो गया। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं oogenesis मल्टीप्लीकेशन फेज बिफोर बर्थ। तो जैसे हमने बात किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात किया था कि जो है ओवरी हमारा होता है, उसका आउटर लेयर क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम, और अंदर का लेयर क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जर्मिनल एपिथेलियम में डिवीजन होगा रिपीटेड माइटोसिस, हालांकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इसमें डिवीजन नहीं होता, और यॉर्क सैक और एलेंटोइस जैसी लेयर से ओवम मदर सेल और oogonia का फॉर्मेशन होता है। और इसका नंबर कितना रहता है? इसका नंबर रहता है 2 मिलियन पर ओवरी, अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा ग्रोथ फेज आएगा, जिसमें देखो oogonia और ओवम मदर सेल जो ईच ओवरी में कितना है? 2 मिलियन, उसका केवल साइज बढ़ता जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ सेल डिवीजन। ग्रोथ फेज में याद रखना सेल डिवीजन नहीं होता, केवल oogonia का साइज बढ़ते जाता है, और जब ये मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी oocyte, जो एक ओवरी में 2 मिलियन होता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, उसके बाद आएगा oogenesis। oogenesis का मैच्योरेशन फेज
बिफोर बर्थ केवल स्टार्ट होगा, मतलब जो प्राइमरी ओसाइट है उसमें क्या होगा, अंडरगोस मियोसिस फर्स्ट एंड अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट में याद रखना ये अरेस्ट हो जाएगा और उससे क्या रह जाएगा, प्राइमरी ओसाइट अंडरगोस मियोसिस फर्स्ट, अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट। और उसके बाद क्या होगा, इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाएगा, किसका लेयर बन जाएगा, ग्रेन्युलोसा सेल का एक लेयर बन जाएगा। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ जब ग्रेन्युलोसा सेल का एक लेयर बन जाता है तब ये क्या कहलाता है, तब ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। तो याद रखना प्राइमरी फॉलिकल के सेंटर पर क्या होता है, अच्छी तरह से याद रखना, प्राइमरी फॉलिकल के सेंटर पर प्राइमरी ओसाइट होता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, oogenesis ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी, मतलब जन्म से लेकर प्यूबर्टी मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट होने तक ओवरी के अंदर क्या होगा। ध्यान से देखो, फॉलिकुलर एट्रेसिया, एट्रेसिया का मतलब क्या है, डिजनरेशन ऑफ फॉलिकल। अगर आप बर्थ के पहले बात करते हो तो एक ओवरी में बर्थ के टाइम एक ओवरी में कितना फॉलिकल है, 2 मिलियन मीन्स 20 लाख। इन सब का डिजेनरेशन हो जाएगा, ज्यादातर का डिजेनरेशन हो जाएगा। और प्यूबर्टी आते आते कितना बच रहेगा, 60,000 to 80,000 पर ओवरी। मतलब अगर मैं दोनों ओवरी को काउंट कर लूं तो ये कितना रह जाएगा, 1.2 to 1.6 लाख। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, कुल मिलाकर इतना दोनों ओवरी में रह जाएगा। तो ये जो फॉलिकल है, मतलब ये प्राइमरी फॉलिकल, मतलब ये इसका प्राइमरी फॉलिकल का डिजनरेशन का जो इंसिडेंट है, दिस इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। कब होता है, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के बीच में होता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब उसके बाद हम बात करेंगे oogenesis ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय oogenesis कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखो, इसमें ध्यान से देखना है, देखो ये जो हमने बनाया ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल के सेंटर पर क्या है, इसके सेंटर पर प्राइमरी ओसाइट है और चारों तरफ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। अब देखो इसमें चेंज क्या होगा कि इसके चारों तरफ कई सारा ग्रेन्युलोसा लेयर बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये सिंगल लेयर, एक ही लेयर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इतना सारा लेयर इसके चारों ओर बन जाएगा। किसके चारों ओर बन जाएगा, प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ। और आउटर मोस्ट एक सिंगल लेयर बनेगा जिसे हम कहते हैं थीका लेयर। कुल मिलाकर ये दो चेंज इसमें हो जाने हैं। क्या चेंज हो जाने हैं, पहला चेंज ये होना है कि जो सिंगल ग्रेन्युलोसा का लेयर था वो कई सारा 4 या 5 लेयर बन गया और एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन बना है। और ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल थीका लेयर। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल थीका लेयर। जहां ये दो चेंज हो जाएंगे, अच्छी तरह से याद रखना, जैसे ही ये दो चेंज हो जाएंगे देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। अब यहां पर याद रखना प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्जन हुआ, किसमें कन्वर्जन हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल में हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी एंड टर्सरी फॉलिकल। अगर मैं सेकेंडरी फॉलिकल की बात करूं तो इसका आउटर मोस्ट लेयर क्या है, इसका आउटर मोस्ट लेयर क्या है, थीका लेयर। उसके बाद बहुत 4-5 लेयर किसका है, ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर है। और उसके बाद सेंटर पर क्या है, प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, अब इसका मैं कंपैरिजन करूं किसके साथ में, टर्सरी फॉलिकल के साथ में इसका कंपैरिजन करूं तो देखो टर्सरी फॉलिकल के आउटर मोस्ट एंड पर 2 लेयर है। बाहर का लेयर क्या कहलाता है, थीका एक्सटर्ना, और अंदर का लेयर क्या कहलाता है, थीका इंटरना। जबकि सेकेंडरी फॉलिकल में कितना लेयर है, एक ही थीका लेयर है। जबकि प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, प्राइमरी फॉलिकल में कितना थीका लेयर है, एक लेयर है। सेकेंडरी फॉलिकल में कितना लेयर है, 2 थीका लेयर है। दूसरा अंतर, टर्सरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, टर्सरी फॉलिकल के एक साइड में देखो यहां गैप हो जाता है, ये गैप बन जाता है। क्यों बन जाता है कि जो चारों तरफ फॉलिकल सेल था वो फॉलिकल सेल का उसका डिसइंटीग्रेशन होगा और उसके कंटेंट का इस्तेमाल जो oocyte है वो अपने डेवलपमेंट में करेगा। और ये गैप क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज एंड। ठीक है, और जो सबसे बड़ा अंतर है वो याद रखना, वो इसके जो है सेकेंडरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल के सेंटर पर क्या है,
प्राइमरी, ये देखो ये प्राइमरी oocyte है, जबकि जो टर्सरी फॉलिकल है उसके सेंटर पर सेकेंडरी oocyte है। Could you follow my point? ये बात समझ में आ रही? तो देखो 2-3 अंतर याद रखना। पहला अंतर किसका हुआ? थीका का हुआ। सेकेंडरी फॉलिकल में कितना थीका लेयर है? 1, टर्सरी में कितना है? 2। दूसरा अंतर किसका हुआ? एंट्रम। एंट्रम जो है सेकेंडरी फॉलिकल के अपर साइड पर पाया जाने वाला एक गैप है जो टर्सरी फॉलिकल में होता है लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल में नहीं होता। और जो सबसे बड़ा अंतर है, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है? टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी फॉलिकल के सेंटर पर क्या होता है? प्राइमरी oocyte, और टर्सरी फॉलिकल के सेंटर पर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। अब देखो, अगर हम एनसीईआरटी के डिटेल का बात करें तो एनसीईआरटी ने टर्सरी फॉलिकल का 2 स्टेज बताया है। अब इन दोनों का अंतर समझ लो, बाकी सारी बातें सेम है। जो टर्सरी फॉलिकल फर्स्ट है उसके सेंटर पर क्या है? प्राइमरी oocyte है, पहला अंतर ये है। और जो टर्सरी फॉलिकल सेकंड है उसके सेंटर पर क्या है? सेकेंडरी oocyte है, ये पहला अंतर। दूसरा, जो टर्सरी फॉलिकल फर्स्ट है उसमें एंट्रम का साइज आप देखो, इसमें एंट्रम का साइज छोटा है, जबकि जो टर्सरी फॉलिकल सेकंड है उसमें एंट्रम का साइज देखो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लगातार सेल का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और उसके डिसइंटीग्रेशन से क्या हो रहा है? एनलार्जमेंट ऑफ एंट्रम। ठीक है। अब उसके बाद हमने बनाया मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल, ये फॉलिकल का लास्ट फेज है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। आउटर मोस्ट लेयर इसका क्या हुआ? थीका एक्सटर्ना, उसके बाद थीका इंटरना, जैसे कि टर्सरी फॉलिकल में था। अब यहां पे देखो एंट्रम का एनलार्जमेंट हुआ और इसके अधिकांश भाग जो चारों तरफ का था वो किससे बना? एंट्रम से बना। ठीक है, और केवल छोटा सा ही सेल बचा है जिसका नाम क्या है? डिस्कस प्रोलीजेरस और कुमुलस ओफारिकस। और सिंगल लेयर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा भी है जो थीका इंटरना के नीचे है। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखना जो सेंटर पे क्या है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर का डेवलपमेंट और हुआ जो टर्सरी लेयर में नहीं थी, इसका नाम क्या है? जोना पैलुसिडा। और जोना पैलुसिडा के बाहर ये फॉलिकल का लेयर है जो क्या कहलाता है? कोरोना रेडिएटा। तो अगर आप टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल का कंपैरिजन करते हो तो देखो मेन अंतर किस बात का है। सबसे पहला अंतर ये हुआ कि इसमें एंट्रम के साइज का एनलार्जमेंट हुआ। दूसरा, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा का फॉर्मेशन हुआ। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ जोना पैलुसिडा। मेनली ये 3 डिफरेंस पाए जाते हैं, याद रखना। ये सारा एनसीईआरटी में डिटेल, एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, उतना सा पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा। तो उतना समझने के लिए मैंने ये कई सारे डायग्राम बना दिए हैं। ये डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डे ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ये सेकेंडरी oocyte, जोना पैलुसिडा और कोरोना रेडिएटा का यहां से बाहर निकल जाना, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब देखो ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा? ओव्यूलेशन के बाद ये कहां से? ओवरी से बाहर निकलेगा। ओवरी से बाहर निकल के सबसे पहले ओवरी और फैलोपियन ट्यूब के बीच के गैप में जाएगा। ये गैप क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज सीलो। तो ओवरी से निकलने के बाद सेकेंडरी oocyte कहां जाएगा? ये सबसे पहली बात तो याद रखना, ये कहां जाएगा? सीलोम में जाएगा। सीलोम के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद ये एम्पुलरी जोन में एक पोजीशन ले लेगा। अब यहां याद रखना, देखो बाहर जो निकला उसमें क्या है? सेकेंडरी oocyte है, उसके अलावा जोना पैलुसिडा है और जोना पैलुसिडा के अलावा कोरोना रेडिएटा है। और इतना स्ट्रक्चर जब बाहर निकल जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल जो बाकी रह जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूशियम। क्या कहलाता है? ये कॉर्पस ल्यूशियम कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूशियम। ठीक है, अब उसके बाद का ओव्यूलेशन के बाद का डेवलपमेंट हम देखें। अभी हमने देखा ओव्यूलेशन के पहले का डेवलपमेंट, अब हम ओव्यूलेशन के बाद का डेवलपमेंट देखें जो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी ये कहती है कि ये एम्पुलरी जंक्शन पर होता है। तो ये एम्पुलरी जंक्शन जो है ये एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन है। तो देखो इसके बाद में क्या होगा? अगर स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, किसके कांटेक्ट में? सेकेंडरी oocyte, जिसके चारों तरफ क्या है? जिसके चारों तरफ जोना पैलुसिडा है और जोना पैलुसिडा के अलावा क्या है? कोरोना रेडिएटा। अगर स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा तो स्पर्म का जो एक्रोसोमल फिलामेंट,
ये इसके साइटोप्लाज्म, ये इसमें एंटर करेगा, और ये जैसे ही एंटर करेगा, अच्छे से याद रखना, ये जो है यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ये कुल मिलाकर कहाँ तक पहुँचेगा याद रखना, यहाँ तक ये नहीं पहुँच पाएगा, और ये कुल मिलाकर कहाँ तक पहुँच पाएगा अच्छी तरह से याद रखना, ये मेनली इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुँच पाएगा, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे कहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही एक्रोसोमल फिलामेंट की एंट्री होगी और मियोसिस सेकंड हो जाएगा, और मियोसिस सेकंड हो जाएगा तो एक ओवम बन जाएगा। जब मियोसिस सेकंड हो जाएगा तो अच्छी तरह से याद रखना, ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओवम के अलावा सेकेंडरी साइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अब जो ओवम के अलावा सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अब ये ओवम है, याद रखना ये ओवम है, ओवम के साथ ये जो आप देख रहे हो ये सेकेंडरी पोलर बॉडी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जूना पालोसिडा है, और उसके बाद फिर क्या है, कोरोना रेडिएटा का यहां तक का डेवलपमेंट इसमें आता है, oogenesis में आता है। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। यहां तक हमने बात कर लिया, आगे हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।